लोग जब मेरी पेंटिंग्स देखते थे तो वो देखते थे 2 मिनट, मूव ऑन हो जाते थे नेक्स्ट पेंटिंग के ऊपर। एक मिथ बैठ गया आर्ट इंडस्ट्री में कि अगर अच्छा दिख रहा है तो अच्छा दिख रहा है, ये कलर मुझे पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे दूंगा इसको। सारे आर्टिस्ट ने कॉमन प्रॉब्लम फेस किया है कि एप्पल को जब हम रेड पेंट करते तो वो रेड दिखता है, बट जब कलर सूख जाता है तब वो वर्मिलियन के साइड में ज़्यादा चला जाता है। आफ्टर आई गेस 17 years he was found innocent, but it was too late and he was wrongfully convicted. नमस्कार। आपने सुना होगा कि हम जब बातें करते हैं तो हम कहते हैं कि गुस्से में मेरी आंख लाल हो गई, डर के मारे पीला पड़ गया। किसी के प्रेम में पड़ा तो चेहरे पे गुलाबी रंग आ गया। तो ये जो रंगों की व्याख्या है, द एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड विद दीज कलर्स, तो किसी बड़े ब्रांड के एड में भी कहा गया है कि हर रंग कुछ कहता है। तो क्या हमने ये सोचा है कि हर रंग क्यों कुछ कहता है, कि लाल क्यों किसी चीज़ को डिनोट करता है, या पीला क्या बताता है? तो आज हमारे एपिसोड में हमारे साथ में वो कलाकार मौजूद है जिसने कलर साइकोलॉजी पे बहुत काम किया है। ही इज़ क्वाइट यंग। आप उनसे जब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना कुछ नॉलेज हासिल किया है और उसको एक अपनी बुक में उतारा है। सो आई वुड वेलकम मिस्टर साहिल। साहिल, नमस्कार। नमस्कार सर। आपका हमारे आज के एपिसोड में आर्ट कनेक्ट प्रेजेंट्स द आर्टिस्ट टेबल, हमारे एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। साहिल, सबसे पहले जो बेसिक सवाल यही आता है कि एक आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपनी जर्नी के बारे में बताएं, प्लस ये जो आपने बुक लिखी है इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? Hello everyone. First of all, it's an honor to be here on your podcast, sir, and thank you so much for inviting me. And my name is Sahil Varmade, and I come from Nasik, the wine capital of India. And my journey in art started when I was in fourth standard. I was in school, and one day teacher gave us an assignment. उन्होंने बोला कि एक शॉर्ट नोट लिखना है जवाहरलाल नेहरू पे, एंड उसका एक स्टिकर भी पेस्ट करना है। तो मेरे पास स्टिकर नहीं था एंड लास्ट डे था सबमिशन का, एंड तो फिर मैम ने बोला कि जल्दी जल्दी ड्रॉ करो एंड सबमिट कर दो। तो मैंने ड्रॉ किया जल्दी जल्दी में, एंड गॉड नोज वो परफेक्ट था नहीं था, बट मुझे काफ़ी परफेक्ट लगा वो, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। लाइक मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा कि देखो मैंने कितना अच्छा बना, देखो मैंने कितना अच्छा बना। तो फिर घर जाने के बाद वो खुशी तभी भी थी, एंड मेरे पास ड्राइंग बुक नहीं था, मेरे पास ड्राइंग मटेरियल्स नहीं थे, एंड ड्राइंग के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं था कि ड्राइंग का ये मटेरियल होता है, कुछ भी नहीं था। तो घर पे जब मैं ड्राइंग्स बनाता था, मैंने फिर से जवाहरलाल नेहरू का ड्राइंग बनाया एंड वो नोटबुक के पेज के ऊपर बना। तो वैसे मेरी शुरुआत हुई। ये कौन से स्टैंडर्ड में था? फोर्थ स्टैंडर्ड। फोर्थ स्टैंडर्ड, ओके। दैट इज अराउंड समवेयर 2011। ओके। फिर धीरे धीरे ड्राइंग में रुचि बढ़ती गई, धीरे धीरे और अच्छे से काम होते गया। फिर लोगों ने, मेरे फैमिली ने बोला कि ड्राइंग काफ़ी अच्छा करते हो, तो फिर एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में पार्टिसिपेट करो। तो वैसे फिर मैंने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट किया। मैंने फर्स्ट ईयर एलिमेंट्री में सी लिया, सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट में बी लिया। फिर से मुझे ए ग्रेड चाहिए था इंटरमीडिएट में, तो मैंने थर्ड ईयर फिर से इंटरमीडिएट दिया एंड ए ग्रेड लाया। वाह। एंड 10th पास होने के बाद 11th 12th मैंने साइंस की। साइंस के बाद एक ईयर मेरा गैप हुआ बिकॉज आई वांटेड टू टेक एडमिशन इन जीडी स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो मैंने उसके लिए सीईटी दिया, बट रैंक थोड़ा सा कम आया तो फिर वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने एक साल गैप लेके नासिक में एडमिशन लिया, चित्रकला महाविद्यालय। मैंने वहाँ से मेरा एटीडी आर्ट टीचर डिप्लोमा वो कोर्स कंप्लीट किया। एंड धीरे धीरे जब मैं पेंटिंग्स बनाते गया, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते गया, तो एक नीड मैंने महसूस की कि वो मेरे पेंटिंग्स में उसकी खामी है, उसकी मौजूदगी नहीं है। वो थी कि लोग जब मेरी पेंटिंग्स देखते थे तो वो देखते थे 2 मिनट, मूव ऑन हो जाते थे नेक्स्ट पेंटिंग के ऊपर, ओके। एंड भूल जाते थे मेरी पेंटिंग के बारे आप अटेंशन रिटेन नहीं कर पाते थे। में। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी तकलीफ देती थी कि यार मैं इतनी मेहनत से करता हूँ, इतना दिल लगा के काम करता हूँ, एंड स्टिल पीपल आर नॉट गिविंग मी द वैलिडेशन दैट आई नीड और द प्रेज आई नीड। तो फिर ये खामियों को आपने ओवरकम कैसे किया? आपने क्या थॉट प्रोसेस लगाया उसके पीछे? मुझे अभी भी याद है जब मैं पेंटिंग्स करता था
तो पेंटिंग्स में कुछ खामियां जो लगती थी कि यार समथिंग इज मिसिंग, दैट इज आई हैव टू फाइंड दैट मिसिंग लिंक। तो फिर वो कर उस मिसिंग लिंक को फाइंड करने के लिए फिर बेसिक आंसर इसकी प्रैक्टिस और बढ़ाओ। तो प्रैक्टिस और बढ़े, बट काफ़ी सारी चीज़ें की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक टेक्निक्स की, लाइक ब्रश वर्क की, लाइक लाइंस की, लाइक कलर्स का सेंस, लाइक कलर थ्योरी, देयर आर मेनी थिंग्स। तो मैं सब धीरे धीरे वो सब करते गया, बट स्टिल वो सब करने के बाद भी स्किल्स बढ़ गई, फिनिशिंग बढ़ गई, बट फिर भी ना वो अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहा। राइट। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एंड मैं ये चाहता था कि जब लोग मेरी पेंटिंग देखें तो एक इमोशनल कनेक्शन बने, क्योंकि अगर मैं पेंटिंग बना रहा हूँ तो एक स्टोरी बना रहा हूँ, मेरी एक स्टोरी एक एक्सपीरियंस में लोगों को एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। अगर मेरे पेंटिंग का वो गोल कंप्लीट ही नहीं हो रहा है तो फिर मैं इतनी मेहनत लेके क्या फायदा। राइट। तो मैं वो एक्सपीरियंस करवाना चाहता था मेरी ऑडियंस को। एंड इंटरनली एक थॉट प्रोसेस, एक फियर ये भी था कि व्हाट इफ मैं कर नहीं पाया, लाइक वी डोंट नो कि रिजल्ट आने वाला है नहीं आने वाला है। एंड कलर साइकोलॉजी परस्यू करने का तब थॉट प्रोसेस भी नहीं था, आई डेंट इवन नो कि कलर साइकोलॉजी एग्जिस्ट भी करता है। उस परसुएट में वो ढूंढते ढूंढते फिर काफ़ी एग्जीबिशंस में मैंने पार्टिसिपेट किया, बट स्टिल जैसा मैंने आपको बताया अभी कि एक एग्जीबिशन था एंड काफ़ी ग्रुप एग्जीबिशन था एक्चुअली। एंड वहाँ पे मेरा भी पेंटिंग था एंड आई वाज सिटिंग एंड वाचिंग पीपल कि वो हर पेंटिंग को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड एक पेंटिंग वहाँ पे था कि टेक्निकली परफेक्ट नहीं था वो, उसमें ना तो एनाटॉमी थी ना तो शेड एंड लाइट था परफेक्टली, बट स्टिल लोग उस पेंटिंग को इतना प्रेस कर रहे थे, उस पेंटिंग के वहाँ पे इतने देर खड़े रह रहे थे। आई गॉट इनटू थिंकिंग कि यार मैंने इतना मेहनत किया, टेक्निकल मास्टरी किया, सब किया, बट स्टिल मैं उतना अटेंशन होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ लोगों का मेरी पेंटिंग्स के लिए। तो फिर जब मैंने खुद उस आर्टिस्ट का पेंटिंग देखा, मैं खुद भी काफ़ी देर उस पेंटिंग को देखते रह गया। एंड मुझे तो मालूम नहीं था क्या था एक्चुअली उस आर्टिस्ट ने क्या यूज़ किया, बट उस आर्टिस्ट को कुछ मालूम था जो मुझे मालूम नहीं था। एंड मैं वो फाइंड करने के लिए फिर और मेरे वेज और रिसर्च और गूगल और यूट्यूब जितने भी चीज़ें मैं कर सकता था वो सब मैंने किया। एनाटॉमी सीखा, ब्रश वर्क सीखा, टेक्निक सीखी, अलग अलग आर्टिस्ट को फॉलो किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोशल मीडिया पे एक आर्टिस्ट का पेंटिंग देख रहा हूँ तो उसका कैसा स्टाइल है, उसका एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, मैंने वो फॉलो करने के लिए ट्राई किया। आई थॉट कि सिग्नेचर स्टाइल होता होगा पेंटिंग्स को रिमार्केबल बनाने के लिए, बट उतना भी एंड ऑनेस्टली कि मतलब सिग्नेचर स्टाइल बनाना होगा तो एक आर्टिस्ट की उम्र निकल जाती है। मगर मैंने फिर भी कोशिश की एंड उससे रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे फिर क्या कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ, फिर बैक टू बेसिक्स, कलर थ्योरी पढ़ा, कलर कॉम्बिनेशंस पढ़े, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर्स, बट स्टिल उसमें एक चीज़ मिसिंग थी। वो कलर थ्योरी ने जो चीज़ मिस की थी दैट वाज कि इमोशनल इम्पैक्ट उसने एड्रेस नहीं किया था। दैट इज इम्पोर्टेंट। आर्ट इंडस्ट्री में होता क्या है कि पेंटिंग्स एंड कलर्स को हम एक डेकोरेशन टूल की तरह यूज़ करते हैं। हम उससे ना तो स्टोरी बनाते हैं ना तो लोगों के इमोशंस को कनेक्ट कर पाते हैं। एक मिथ बैठ गया आर्ट इंडस्ट्री में कि अगर अच्छा दिख रहा है तो अच्छा दिख रहा है, ये कलर मुझे पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे दूंगा इसको। तो ये मिथ मुझे तोड़ना था एंड उसके अगेंस्ट में काम कर रहा था। तो धीरे धीरे एक सोशल मीडिया पोस्ट देखी मैंने एंड उसमें यह बताया था कि अगर आप रेड कलर पहनोगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे एंड पैशन क्रिएट होगा, अलग अलग चीज़ें, बट वो काफ़ी वेग थी एंड काफ़ी शॉर्ट में थी। अगर मैं मेरी स्टोरीज में इमोशंस कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, स्टोरी कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं वो किस तरह से किस वे में कर पाऊंगा। तो ये सवाल मुझे काफ़ी तकलीफ देता था एंड फिर देखा कि कलर साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा देखते। जब मैंने रिसर्च चालू किया तो यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो था एंड वो इतना डीप था, लाइक अच्छी बात है इतना होना चाहिए, बट वो इतने डीप में बात कर रहे थे कि इस कलर की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है इसलिए वो इतनी दूर ट्रैवल करता है। लाइक एज एन आर्टिस्ट और एज अ मार्केटर, एज अ एनी पर्सन हु वर्क विथ कलर, उसको इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं। लाइक उनको सिर्फ चाहिए एक छोटी सी गाइड एंड कि मैं ये प्रोजेक्ट है उसमें ये सारी नीड्स हैं, तो इसके लिए परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, इस तरह से मुझे वो बुक बनानी थी। तो आपने बेसिकली उसको एकदम क्रिस्प कर दिया। यस। जितना भी एक्सटेंसिव नॉलेज था हाँ। उसको आपने सेगमेंट्स में करने की सोची। यस सर। लाइक 10th स्टैंडर्ड में एक बुक होती थी लॉग बुक, हाँ। मैं उस तरह से बनाना चाहता था कि एक फॉर्मूला बुक, क्योंकि बुक्स अगर मैं स्टोरी फॉर्मूला में बनाऊंगा तो काफ़ी लोग
रीड नहीं करेंगे रीड नहीं करेंगे, सही है। एंड जो इतना ये गोल्डन नॉलेज है उन तक पहुंच नहीं पाएगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम बिकॉज दे आर वर्किंग विद कलर्स इट्स देयर एवरीडे वेपन टू अपस्किल देयर करियर राइट सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं चाहता था कि मेरी जो ऑडियंस होगी या जो कोई भी रीडर होगा उसके साइड पे एफर्ट्स कम हो जाए एंड उसका गोल्डन नॉलेज इजीली कंज्यूम कर सके राइट। ये मेरा गोल था इसलिए फिर मैंने बुक को काफ़ी शॉर्ट फॉर्मेट में रखा बिल्कुल भी स्टोरीज ऐड नहीं किए तो आपकी बुक किन मायनों में यूजर फ्रेंडली है? मुझे अभी भी याद है कि जब हम एलिमेंट्री में थे एंड हम तो पोस्टर कलर यूज़ करते थे एंड स्टिल लाइफ था हमारा एक सब्जेक्ट एलिमेंट्री में तो जब हम पेंट करते थे एप्पल्स आते थे ऑरेंजेस आते थे एप्पल्स का एक सारे आर्टिस्ट ने कॉमन प्रॉब्लम फेस किया है कि एप्पल को जब हम रेड पेंट करते हैं तो वो रेड दिखता है बट जब कलर सूख जाता है तब वो वर्मिलियन के साइड में ज़्यादा चला जाता है एंड मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं फेस कर रहा हूँ तो जब मैंने नोटिस किया कि सारा का सारा क्लास ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो हम सब सर के पास गए एंड सर ने तब एक्सप्लेन किया कि हर कलर का एक नेचर होता है एंड इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि वो ड्राई होने के बाद वर्मिलियन के साइड में या फिर ब्राउन के साइड में ज़्यादा जा रहा है वो कलर का नेचर है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है बट तुमको उस कलर के नेचर को समझना पड़ेगा एंड उसके साथ अडेप्ट होकर उसके नेचर के हिसाब से तुम्हें काम करना पड़ेगा अगर तुम्हें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो वो जो पर्सपेक्टिव था वो काफ़ी यूजफुल था एंड उस पर्सपेक्टिव को मैं आज भी यूज़ करता हूँ स्कूल टाइम से लेके एंड उसी के बेसिस के ऊपर मैंने बुक में 3 सेगमेंट्स बने ओके। फर्स्ट चीज़ बुक को काफ़ी प्रैक्टिकल बनाना था एंड इजी टू गेट जैसा 10th में लॉग बुक होते थे मुझे वैसी बुक बनानी थी तो फिर मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया फर्स्ट चीज़ की किस किस फील्ड में उस कलर को यूज़ किया जाता है ज़्यादा ओके। सेकेंड वॉज कि कौन कौन से इमोशंस वो इवोक करता है इन द व्यूअर राइट। द लास्ट इज कि साइकोलॉजी पे उसका क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है तो इस तरह से मैंने बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया सो जब आप साइकोलॉजी की बात करते हैं सो ये साइकोलॉजी को कैसे हम डिकोड करें? दैट्स द नेम ऑफ योर बुक। तो डिकोड कैसे करें? जैसे व्हाट डज रेड साइकोलॉजी रेड की क्या है, येलो की क्या है, वायलेट की क्या है, तो ये साइकोलॉजी कहाँ से आती है? इस कलर को किस तरह से यूज किया जाए उसका एक सिस्टम जो मैं सजेस्ट करता हूँ सबको दैट इज उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट इज योर इंटेंशन कि आपका इंटेंशन क्या है आप क्या चाहते हो आपके पेंटिंग में आपके डिजाइन में क्या व्यूअर को फील करवाना चाहते हो दैट इज योर इंटेंशन इंटेंशन। ओके। इंटेंशन क्लियर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि डेप्थ राइट। किस डेप्थ में कितना ज्यादा एंड सिर्फ एक ही इमोशन इवोक करना या फिर और भी साथ में लाइक सैडनेस के साथ मुझे फीलिंग ऑफ अचीवमेंट भी कुछ फील करवाना है व्यूअर को या फिर सैडनेस के साथ ग्रीफ फील करवाना है ऐसा डेप्थ आपको डिफाइन करना पड़ेगा एंड लास्ट इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट यू वांट कि व्यूअर को ये फील होना चाहिए जब भी आपके 3 स्टेप्स क्लियर होते तब जाके आप कलर्स को अच्छी तरह से यूज कर पाओगे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सिर्फ इंटेंशन होगा कि मुझे ये इमोशंस फील करवाना है व्यूअर को तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कलर्स के उसमें मैं हो जाऊंगा कंफ्यूज तो फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा कि डेप्थ क्या है जब आप डेप्थ को भी डिफाइन करोगे तो कलर के ऑप्शंस और कम हो जाएंगे एंड लास्ट स्टेप थर्ड में कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इम्पैक्ट क्या चाहते हो आप व्यूअर के माइंड में व्यूअर के साइकोलॉजी पे व्यूअर के हार्ट पे तब वो कलर ऑप्शंस और भी कम हो जाएंगे एंड देन यू कैन चूज बेटर एंड यू कैन कम्युनिकेट योर मैसेज इफेक्टिवली तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इंटेंशन, डेप्थ एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपीरियंस विच यू वुड वांट टू शो, तो ये आपने अपनी किसी पेंटिंग में आपने बनाया है ऐसा? कैन यू एक्सप्लेन वन ऑफ योर पेंटिंग जिसमें आपने आपके ये थियोरी को आपने यूज़ किया हो? यस सर जब भी हम कंपोजिशन पेंटिंग्स करते हैं तो हमेशा उसमें एक स्टोरी होती है एंड उस स्टोरी को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते आना चाहिए तो मेरी जो पेंटिंग्स मैंने एक पेंटिंग में उसको काफ़ी अच्छे से यूज़ किया था एक 17 साल का लड़का था उसका नाम था जॉर्ज स्टीनी ही वॉज फ्रॉम आई थिंक यूएस आई डोंट नो द फुल फैक्ट्स बट जब मैंने उसकी कहानी देखी जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो ही वॉज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ रेपिंग एंड मर्डरिंग 2 सिस्टर्स ओके। एंड उसको पहले ही ट्रायल पे उसकी एग्जीक्यूशन डेट सेट कर दी थी एंड उसको उतना भी वक्त नहीं दिया कि वो उसका खुद का इनोसेंस प्रूव कर सके तो फिर वो लड़का जॉर्ज स्टीनी उसके हाथ में हमेशा एक बाइबल रखता था एंड उसका इनोसेंस प्रूव करने के लिए एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन एन इलेक्ट्रिक चेयर ओके। in my painting I showed his fears by using red color by using green by using violets
and by using white and symbolizing the jail, symbolizing the prisoner's clothes. And after, I guess, 17 years, he was found innocent, but it was too late and he was wrongfully convicted. ओह तो उस पेंटिंग में मैंने उस कलर्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया एंड काफ़ी लोगों को वो इमोशंस कम्युनिकेट हुए। काफ़ी लोगों ने पूछा कि एग्जैक्टली आपने बनाया क्या? एक लड़का दिख रहा है, वो शायद काफ़ी दर्द में है एंड उसके हाथ में बाइबल क्यों है? तो इस तरह से लोगों को इमोशंस कम्युनिकेट ईजिली हो सकते हैं। मतलब आपने जब उस लड़के का जो दर्द दिखाया तो उसमें आपने वो दर्द का कौन सा कलर यूज किया? डल ग्रीन, डल ग्रीन। डल वायलेट और डल लैवेंडर, ओके। प्लस आई यूज रेड, ब्राइट रेड, ताकि मैं वो एंगर दिखा सकूं, ताकि मैं वो फ्रस्ट्रेशन दिखा उसका सकूं। उसका जो अंदर का इनोसेंस, बिकॉज ही वाज इनोसेंट, उसका जो एंगर था वो दिखाने के लिए आपने उसको एंगर को रेड में दिखा दिया। यस, एंड राइट। बाइबल को मैंने गोल्डन में प्रिंट किया है हाँ टू मेक इट लुक लाइक इट इज अ होली बुक एंड ऑस्पिशियस बुक। हाँ। एंड वाइट कलर को हम प्योरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ एसोसिएट करते हैं, बट मैंने उसमें वाइट इसलिए भी यूज किया है ताकि मैं जो दर्द है, जब हम बोलते हैं कि हड्डियां कांपने लगी, हाँ हाँ। तो वाइट कलर मैंने उसके लिए भी यूज किया है ताकि मैं वो दर्द दिखा सकूं, वो फियर दिखा सकूं। उसमें ग्रे टोन्स हो गए, उसमें ब्लैक टोन्स हो गए डेप्थ के लिए, तो इन सब कलर्स का मैंने उसमें यूज किया। तो ये जो कलर साइकोलॉजी पे हम जब बात करते हैं तो आप किसी कलर के बारे में हमको एग्जाम्पल देके बताना चाहेंगे कि कौन सा कलर क्या बताता है, उसकी उसके उसकी कहानी क्या है, थोड़ा सा बिल्कुल। वो बताइए हमको। एक मिसकंसेप्शन है सबके माइंड में कि रेड कलर ओनली शोज वार्निंग एंड डेंजर, बट ओके। रेड सिर्फ वही नहीं दिखाता, रेड सिर्फ वही इन्फ्लुएंस नहीं करता। रेड ऑल्सो मीन्स एंगर्स। जब भी आप कभी भी एनिमे कार्टून देखोगे, हाँ। जब हीरो होगा, जब वो एनरेज होगा, तो उसके बैकग्राउंड में रेड एंड येलो के कॉम्बिनेशन होंगे, ओके। मोस्टली रेड होगा। हाँ। रेड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ब्रेवरी। अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, ब्रेव एक्ट करना चाहता हूँ, तो रेड कलर मुझे उसके लिए स्टिमुलेट करेगा। एंड रेड इज ऑल्सो associated with increasing your appetite, increasing your hunger. ओके। ऑन द फ्लिप साइड, अगर मैं आपको एक ऐसे रूम में भेजता हूँ जो पूरा ब्राइट रेड से पेंटेड होगा, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी एंड यू विल फील थ्रेटेंड। तो रेड के काफ़ी सारे एप्लीकेशन है जो मैंने उस बुक में इंक्लूड किए। ओके। एक दूसरा मिसकंसेप्शन है ब्लैक कलर के बारे में। काफ़ी लोग उसको नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट करते हैं। यस, ऑब्वियसली ब्लैक नेगेटिव कलर कुछ कॉन्टेक्स्ट में माना जाएगा, कुछ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में माना जाएगा, बट ब्लैक सिर्फ नेगेटिविटी नहीं एसोसिएट या फिर सिंबलाइज करता। ब्लैक ऑल्सो मीन्स टाइमलेसनेस, ब्लैक ऑल्सो मीन्स एलिगेंस, ब्लैक ऑल्सो मीन्स योर हाई स्टेटस। जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड्स देखोगे, लाइक शनेल, लाइक जारा, उनके लोगों में ब्लैक कलर हो गए। जितने भी हाई स्टेटस ब्रांड्स हैं वो ब्लैक कलर यूज करेंगे। एक कलर के अलग अलग शेड्स भी अलग अलग सिंबलाइजेस, अलग अलग मीनिंग पोर्ट्रे करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं नेवी ब्लू की बात करूँ, तो कॉर्पोरेट्स में एंड स्कूल यूनिफॉर्म्स में नेवी ब्लू काफ़ी यूज़ किया जाएगा बिकॉज इट सिंबलाइजेस प्रोफेशनलिज्म एंड ऑथोरिटी एंड डिसिप्लिन। वही अगर ब्लू का दूसरा शेड हम देखते हैं, लाइक स्काई ब्लू, अगर मैं स्काई ब्लू मेरे रूम में पेंट करवाता हूँ, तो मुझे काफ़ी हल्का फील होगा, चीयरफुल फील होगा। वही अगर मैं कोबाल्ट ब्लू का एक डल शेड यूज़ करता हूँ, लाइक पिकासो ने उसके एक पेंटिंग की सीरीज में यूज़ किया था, द ब्लू सीरीज, तो फिर वो काफ़ी सैड इमोशंस एक्सप्रेस करेगा। एंड इंग्लिश में एक सेइंग है कि जब किसी को बोलना होता है कि मैं काफ़ी दुखी हूँ, तो वो ये नहीं बोलते आई फील सैड, वो ये बोलते आई फील ब्लू। तो अलग अलग कलर्स के, अलग अलग शेड्स के भी अलग अलग मतलब होते हैं। ओके। So a blue would represent various Yes, the other different shades will various moods can yes. be shown. तो ये जो कलर साइकोलॉजी जो है वो इंडस्ट्री वाइज कैसे अलग अलग यूज होती है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ये लूंगा कि फास्ट फूड चेन्स, हाँ। लाइक जितने भी कैफेज है, जितने भी फास्ट फूड इन कैफेज या फिर आउटलेट्स है, वो सारे येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर उस उनके कलर थीम में यूज करेंगे बिकॉज दीज कलर्स इंक्रीज योर एपेटाइट, इंक्रीजेस योर हंगर। तो अगर फॉर एग्जांपल सेकंड के सिनेरियो में हम ये देखते कि अगर उन्होंने फास्ट फूड चेन्स ने ब्लू कलर यूज किया या फिर ब्लू के शेड्स यूज किए, तो फिर अगर मैं मेरी प्लेट पे ये देखता हूँ कि ब्लू कलर का खाना आता है, मेरी भूख मर जाएगी। ओके। बिकॉज ब्लू इज ऑफन एसोसिएटेड विथ स्पॉइलेज और स्टेल।
इसीलिए फूड इंडस्ट्री में हमेशा आप कहीं पे भी जाओ, कैफेज में जाओ या फिर आपका सर्विंग ट्रे भी होगा जिसमें आप चाय सर्व करते हो, अगर वो रेड येलो फिर ऑरेंज का होगा तब आपकी इच्छा ज़्यादा होगी वो चाय पीने की या फिर वो डिश खाने की। एंड सेकेंड एग्जाम्पल विल टेक बैंकिंग इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज, उनके लोगों में हमेशा ब्लू कलर होगा। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू इंड्यूस ट्रस्ट इन देयर कस्टमर्स। एसबीआई का लोगो देख लो, एचडीएफसी का लोगो देख लो, काफ़ी सारी मार्केटिंग एजेंसीज है, उनके लोगों में ब्लू का एलिमेंट होगा, उनकी कलर पैलेट पूरी ब्लू के ऊपर ही बेस्ड होगी। कलर साइकोलॉजी को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि एक ब्रांड होगा, फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं कि वो ब्रांड काफ़ी प्रीमियम है, बट उनको ये भी दिखाना है कि हम ज़मीन से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो फिर यहाँ पे हम कलर साइकोलॉजिस के बेसिस के ऊपर हम कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पोर्ट्रे करना है कि हम काफ़ी प्रीमियम है, तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए वायलेट कलर यूज़ करूंगा, बिकॉज वायलेट इज एसोसिएटेड विद रॉयल्टी। रॉयल्टी वायलेट कलर सिंबलाइज करेगा। अगर मुझे ये दिखाना है कि मैं ज़मीन से भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरा ब्रांड है जो ज़मीन से भी जुड़ा हुआ है, तो फिर मैं ब्राउन कलर यूज़ कर सकता हूँ, बर्nt सिएना, रॉ सिएना, येलो ऑकर, इस तरह के कलर यूज़ करूँगा। तो ओके। ये इस तरह से हम एक कलर पैलेट बना सकते हैं जो आपके ब्रांड का मैसेज इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। तो आपकी जो बुक आपने जो बनाई है वो बेसिकली इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द आर्टिस्ट। जो जो साइकोलॉजी जो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि कलर साइकोलॉजी पे जो जब हम देखते हैं तो मुझे मेरी पेंटिंग में क्या मूड दिखाना है उसके अलावा भी अगर आपकी बुक कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पढ़ेगा तो उसको ये मालूम पड़ेगा कि उसको उसकी ब्रांडिंग में कहाँ कौन सा कलर यूज़ करना है। कोई रेस्टोरेंट वाला यूज़ कर पढ़ेगा तो उसको उसको कौन से कलर्स अपने ब्रांडिंग में या अपने डेकोर में, तो किसी इंटीरियर डेकोरेटर के लिए या उनके लिए भी आपकी बुक काम आएगी। जो भी लोग कलर्स के साथ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटर्स, वेब डिजाइनर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स एंड इवन पीपल हु वांट टू मेक देयर पर्सनल ब्रांड, सबके लिए कलर साइकोलॉजी इज अ मस्ट, बिकॉज कलर्स हमें हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं विदाउट इवन अस रियलाइजिंग इट। हमें मालूम भी नहीं पड़ता, कलर्स हमें इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी के घर में उनका जो हॉल होगा, अगर होता है काफी घरों का कि मुझे ये कलर पसंद है तो फिर मैं सब तरफ यही लगाऊंगा, बट वो ये इग्नोर कर देते कि उस कलर का मुझ पे क्या असर क्या होगा, इम्पैक्ट हो रहा है। हाँ। उस कलर का मुझ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एंड फिर बाद में वो कंप्लेंट करते रहते कि लाइट काफी कम आ रहा है, रोशनी काफी कम आ रही है, आंखों पे काफी ज्यादा तनाव पड़ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। इट्स सिंपली बिकॉज उनकी जो कलर चॉइस थी वो अच्छी नहीं थी, उन्होंने इमोशनल एस्पेक्ट को ही इग्नोर कर दिया, इसीलिए वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उनको। समझा। सो रीडिंग गोइंग थ्रू योर बुक और गोइंग थ्रू द साइकोलॉजिकल कंटेंट्स, आप कहीं पे भी किसी भी फील्ड में आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। यस सर। आपकी जो जर्नी रही अभी तक की, इसके अंदर आपके काफ़ी मेंटोर्स रहे होंगे, कोई मास्टर्स हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, उनकी टेक्निक्स, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप किन किन को फॉलो करते हैं या कौन आपके मेंटोर्स हैं, इसके बारे में हमको थोड़ा सा बताएं। मेरे वही मेंटर थे जो मेरे स्कूल टाइम से मेरे ड्राइंग टीचर थे, उनका नाम है संदीप वारुण से सर। एंड उनके साथ मैं आज भी कनेक्टेड हूँ। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होता है, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है क्या करूँ, वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं। तो मेरे मेंटर एक ही थे, बट उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि गुरु को फॉलो करना है सिर्फ सीखने के लिए, उनकी परछाई कभी नहीं बनना। ओके। उन्होंने ही मुझे बोला कि इन इन लोगों को फॉलो करो साहिल, ताकि तुम्हारा काम और इम्प्रूव हो। लाइक फॉर एग्जांपल जब भी नासिक में इवेंट्स होते थे वो मुझे बताते थे कि यहाँ पे इवेंट होने वाला है, यहाँ पे जाके आओ, उन आर्टिस्ट से मिलो। एंड इवेंट्स में आते थे प्रफुल्ल सावंत सर, राजेश सावंत सर, वासुदेव कामत सर एंड काफ़ी प्रमोद कुरलेकर सर, ऐसे जहाँ भी इवेंट्स होते थे मैं वहाँ पे जाता था एंड उनसे फीडबैक लेता था कि सर मैं इनका स्टूडेंट्स हूँ, और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं मेरे काम में। वो मुझे बताते थे, मैं वहाँ से पकड़ता था। एक बार प्रफुल्ल सावंत सर ने मुझे बताया कि साहिल तुम जो पोर्ट्रेट कर रहे हो उसमें तुम वार्म टोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, उनको कम करो एंड कूल टोन्स का भी एक बैलेंस रखो, तब जाके जो इंटेंसिटी है वार्मथ की वो कम होगी एंड पूरा पोर्ट्रेट एक बैलेंस्ड पिक्चर लगेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे इंसाइट्स मुझे इन लोगों को फॉलो करके मिले एंड जो मेरे मेंटर थे उनका काफ़ी बड़ा हाथ था उसके पीछे। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग बुक्स यू यू आर पेंटिंग ऑल्सो, Yes. है ना, आप स्केचिंग करते हैं, Yes, आप sir. बच्चों को पढ़ाते हैं।
तो जब आप अपने खुद की पेंटिंग्स बनाते हैं तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहता है? हाउ डू यू बेसिकली विजुअलाइज, और उसको आप कैसे बनाते हैं जब आप खुद की पेंटिंग्स कुछ बना रहे हैं तो? तो मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ एंड नासिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो फिर मैं कुछ नासिक के लिए करना चाहता था एंड नासिक को मेरे पेंटिंग्स के जरिए दिखाना चाहता था। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप कि मुझे कुछ नासिक के लिए करना है, नासिक के ऊपर मेरा थीम होगा। ओके। तब मैंने डिसाइड किया। राइट। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की कि नासिक के कौन कौन से मोनूमेंट्स हैं जो लोगों को मालूम नहीं है या फिर उसका अहमियत उनको मालूम नहीं है, मैं वो दिखाना चाहता था मेरे पेंटिंग्स के जरिए। तो फिर मैं रिसर्च करते गया, फोटोज निकालते गया, रेफरेंसेस ढूंढते गया एंड तब जाके फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक एग्जीबिशन नासिक के थीम के ऊपर करूँगा। तो वो डिसाइड होने के बाद मेरी पेंटिंग्स एक एक करके मैं पेंटिंग्स बनाता था एंड ये पेंटिंग है त्र्यंबकेश्वर का। त्र्यंबकेश्वर के डोर जो है वहाँ पे काफ़ी सारी मूर्ति थे, छोटी छोटी मूर्ति थी। ये उसमें का एक मूर्ति है। हम्म। ये एक्रेलिक मीडियम में यूज़ किया ओके। एंड जो भी कलर साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हमने बात की थी उन सारे प्रिंसिपल्स को मैंने इसमें यूज़ किया। वो भी जो पेंटिंग है वो भी त्र्यंबकेश्वर का है एंड त्र्यंबकेश्वर में कुशावर्त कुंड है एंड इट होल्ड्स सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस। काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे स्नान करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है वो। ये जो पेंटिंग है ये है पांडवलिनी का। नासिक में एक स्पॉट है पांडवलिनी एंड वहाँ पे काफ़ी सारे केव्स है जो काफ़ी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस रखते हैं एंड काफ़ी बुक्स में भी सिखाया जाता है कि ये जो पेंटिंग है पीछे, ये नासिक में काफ़ी फेमस स्पॉट है गंगापुर डैम, ये वहाँ का पेंटिंग था। एंड जितने भी कलर साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स की मैंने बात की वो मैंने उसमें बखूबी उतारे। लाइक मैं लोग वहाँ पे जाते हैं शांत फील करने के लिए, तो फिर मैंने ब्लू का काफ़ी अच्छे से ब्लेंड किया विथ सम वार्मथ। हाँ, देखता है उसमें, यस, दिखता है, बराबर है। यस सर। हाँ। एंड ये जो पेंटिंग है ये है एक नासिक में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, कालिका देवी, कालिका माता मंदिर। तो ये उन 3 देवियों का पेंटिंग मैंने बनाया था। तो ये आपका जो एग्जीबिशन है ये आप कर चुके हैं कि अभी आने वाला है? कर चुका हूँ सर। कर चुके हैं। यस सर। ओके। राइट। हाउ वाज द रिस्पांस? रिस्पॉन्स वाज वेरी ग्रेट सर। इट वेरी हैज टू ग्रेट। बी, इट हैज टू यस। बी। तो आप जब आपकी पेंटिंग्स बनाते हो तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ में कि कोई क्लाइंट ने आपको कुछ कहा हो, या आपने उनके लिए कुछ स्पेसिफिक पेंटिंग बनाई हो और वो हिट हुई हो? तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हो तो आप हमारे साथ में शेयर करो। यस सर, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ एंड वो क्लाइंट मुझे इसी पेंटिंग के एग्जीबिशन में मिले थे एंड उनको मेरी पेंटिंग्स इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरी दिल से इच्छा है, मैं पूरे नासिक में घूमा हूँ, मुझे कालिका देवी, कालिका माता का एक पेंटिंग चाहिए बट मुझे एक भी पेंटिंग, एक भी फोटो मुझे वैसा नहीं मिला, तो क्या आप बना सकते हो? आपकी पेंटिंग्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड आई सेड ओके सर, आई विल डू इट फॉर यू। एंड जो पेंटिंग बनी वो इतने सेटिस्फाइड थे, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही डिसाइडेड कि जितने भी अभी फ्लैट्स वो बनाएंगे सब लोगों को इस पेंटिंग का एक प्रिंट वो गिफ्ट करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो वो आज भी उस पेंटिंग को, उस पेंटिंग के प्रिंट्स को हमेशा गिफ्ट करते हैं जब भी उनका कुछ फ्लैट, जब भी उनकी कुछ प्रॉपर्टी सेल होती है तब। एंड इस पेंटिंग का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था खुद कालिका देवी माता के मंदिर में एंड वो रोज उस पेंटिंग की पूजा करते हैं। तो इट फील्स वेरी स्पेशल कि आप जो दिल से क्रिएट करते हो एंड वो लोगों के साथ इतना कनेक्ट हो जाए कि वो उसकी पूजा करे। दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। दैट इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट के आपकी जो एनर्जीज हैं आप पेंटिंग्स में, वो उस आदमी तक पहुंची हैं, और अब वो पूरी सारे मकानों में वो फैल रही है। इट्स अ नाइस अचीवमेंट। यस सर। तो आपका फिलहाल कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो या एक कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो आप उसके बारे में तो आप हमको बताएं। फिलहाल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं एक और एक बुक लिख रहा हूँ जिसमें जो भी गैप्स है फ्रॉम टीचर्स टू द स्टूडेंट्स, जो एजुकेशन या फिर जो भी टेक्निक स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाती, जो काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल कलर्स को ब्लेंड किस तरह से करते हैं, पेंसिल किस तरह से शेडिंग करते हैं, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं। तो फिर मैं अभी जो बुक लिख रहा हूँ उसमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही काफ़ी क्लियर करना चाहता हूँ एंड उसके ऊपर मेरा काम चले ताकि लोगों को वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से समझे एंड बेसिक क्लियर हो गया तो आधी जंग आपने जीती। राइट। तो इसको इस ये करने में आपको कोई हेल्प कर रहे हैं, कोई मेंटोर्स हेल्प कर रहे हैं या कोई टीचर्स हेल्प आपको हेल्प कर रहे हैं कि
अभी फिलहाल तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है। हाँ। फिलहाल जितना भी मैंने जो सीखा है मैं सिर्फ उसको नोट डाउन करता हूँ ओके। एंड उसको फिर बाद में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करके उसको एक पब्लिश करूँगा। आपके कमिंग फ्यूचर में, आने आने वाले टाइम में, अगले 5 साल, 6 साल, 8 साल में आप क्या क्या ऐसा करना चाहते हैं जिससे समाज को कोई वो हो, आने वाले पीढ़ी को या आपके जो जूनियर्स हैं उनको कुछ फायदा हो, ऐसा ऐसा आप कुछ सोच रहे हैं करने का? यस सर, बिल्कुल। मेरा एक गोल है कि जो मैं जो नॉलेज तब मुझे नहीं थी वो आज मुझे है, कि आपके स्किल को, आपके आर्ट को आप किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हो एंड खुद को एक ऐसी पोजीशन में डाल सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास है। तो वो मैं मेरे स्टूडेंट्स को, वो मैं बाकी आर्ट एंथुजियास्ट को एंड आर्टिस्ट को मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी बना रहा हूँ एंड उसका काम अभी चालू है एंड वो मेरी वेबसाइट के ऊपर ही होगा, जहाँ पे मैं लोगों को ये सिखाऊंगा कि बेसिक्स किस तरह से करते हैं एंड ड्राइंग्स किस तरह से करते हैं, मैं उनको सिखाऊंगा भी। एंड उस जो प्रिंसिपल्स जो मैंने सीखा है कि ड्राइंग किस तरह से करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस से मैंने उनको सीखा है, मैं उनको साथ में ये भी सिखाऊंगा कि आपके आर्ट को आप किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हो ताकि आप एक सब्सटेंशियल इनकम जनरेट कर सको या फिर एज एन साइड इनकम उसको जनरेट कर सको। क्योंकि काफ़ी आर्टिस्ट आर्ट छोड़ देते हैं ड्यू टू दिस वन रीज़न कि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मेरी फैमिली मुझे आर्ट परस्यू करने नहीं नहीं देती, हाँ। करने नहीं देती है, हाँ। या फिर मैं गुजारा किस तरह से करूँ। तो जितना भी मेरा मार्केटिंग का नॉलेज है, जितना भी मेरा आर्ट के लिए प्यार है, मैं उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके लोगों को एम्पावर करना चाहता हूँ, आर्टिस्ट को एम्पावर करना चाहता हूँ कि वो खुद को एक बेटर पोजिशन में ला सके। तो दैट इज़ व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। तो इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव जो आप लेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है आर्टिस्ट के लिए और उनकी फैमिली के लिए भी, कि जो जब हम इतना पूरा समय देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन होना ज़रूरी है। यस सर। सो आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड मतलब इसमें आप शाइन करें, इसमें आप और रिसर्च करके कुछ करें, तो हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं उसके बारे में। थैंक यू सो मच सर। वेरी नाइस, लाइक बहुत बहुत इंफॉर्मेशन मुझे आज मिली है, जिससे जिससे मुझे मेरी भी पेंटिंग्स में काम करने में बहुत फायदा मिलेगा। मुझे आई कैन रियली अंडरस्टैंड, और आपकी बुक पढ़ के मुझे ये इंसाइट तो जरूर मिलेगा कि मुझे कौन से कलर्स यूज करने हैं और कौन से यूज नहीं करने हैं, बिकॉज आई वुड वांट टू मेक दैट पर्टिकुलर मूड दैट वे। सो आई एम सो हैप्पी कि मैं आज आपसे बात करा। अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हम सब कलर्स की पावर को अच्छे से समझें एंड उसको सेंसिबली यूज़ करें हमारे लिविंग एनवायरनमेंट में एंड सारी जगहों पे, तो ये वर्ल्ड काफ़ी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी सुंदर बन सकता है। तो मैं उसकी राह देख रहा हूँ। सो ट्रू, सो ट्रू, क्योंकि आप जब कलर्स को सेंसिबली यूज करते तो आप एक मैसेज भी दे सकते हैं। यस सर। और उससे, लाइक आज की तारीख में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक पीस है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो सबका 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 भला हो, सब सुखी रहे। तो कलर्स को यूज करते हुए हम वो सुख और चैन और शांति हम ला सकते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप यहाँ पे आए, आपने अपनी बुक के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में हमको बताया। तो आई एम सो थैंकफुल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू जी। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आज साहिल से बात करते हुए मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई कि कलर जितने इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में रखते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस रहते हैं हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपको भी ये फील होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको किसी आर्टिस्ट से मिलने की इच्छा हो तो आप हमें बताएं, हम उनसे आपको यहाँ चैनल पे ज़रूर मिलाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।